प्रश्न आज एक ही है, वो कौन सी भाषा है जिसका उत्सव हम मना रहे हैं? क्या ये वही भाषा है जो शुद्धतम रूप से संसद में लिखी जाती है, बोली नहीं जाती, या माननीय न्यायालयों में दस्तावेजों में मिलती है, बोलने में नहीं मिलती? यदि ये सच है कि हम उस भाषा का उत्सव मना रहे हैं, तो उस भाषा का क्या जो हमारी माँ ने हमें सिखाई, हमारी मातृभाषा? फिर कवियों और लेखकों का क्या जो ना उस मानकीकृत भाषा में लिखते या बोलते हैं? फिर गुजराती व्यक्ति की हिंदी का क्या, या मराठी व्यक्ति की हिंदी का क्या, या किसी मलयाली की हिंदी या आसामी व्यक्ति की हिंदी का क्या, इनकी हिंदी का क्या जो अपने देशज प्रयोगों के साथ अब हिंदी भाषा को व्यक्त करते हैं? इसका सबसे बेहतर उत्तर शायद दुष्यंत कुमार त्यागी जी ने दिया है। हाँ, ये वही दुष्यंत हैं, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए वाली। ये वही दुष्यंत हैं जिनका पांडुलिपि संग्रहालय भारत पेट्रोलियम बीना रिफाइनरी के ट्रांजिट फ्लैट से 1 किलोमीटर या 3 मिनट की दूरी पैदल चलने पे आ जाता है, ऐसी जगह पर। पर शायद हमारे पास समय की कमी है या हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए हम नहीं जाते, पर वो इतना पास है हमसे। उन दुष्यंत की मैं बात करना चाह रहा हूँ। उन्हीं का एक गजल संग्रह है साये में धूप, उसकी भूमिका मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और उसमें ये बात ठीक हो जाएगी कि उत्सव किस भाषा का है। तो वो कहते हैं कि मैं स्वीकार करता हूँ कि गजलों को भूमिका की जरूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन एक कैफियत इनकी भाषा के बारे में जरूरी है। कुछ उर्दू दोस्तों ने कुछ उर्दू शब्दों के प्रयोग पर एतराज किया है। उनका कहना है कि शब्द शहर नहीं शहर होता है, वजन नहीं वजन होता है। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं उर्दू नहीं जानता, लेकिन इन शब्दों का प्रयोग यहां अज्ञानतावश नहीं, जानबूझकर किया गया है। यह कोई मुश्किल काम नहीं था कि शहर को नगर लिखकर इस दोष से मुक्ति पा लूं, किंतु मैंने उर्दू शब्दों को उस रूप में इस्तेमाल किया है जिस रूप में वे हिंदी में घुल मिल गए हैं। उर्दू का शहर हिंदी में शहर लिखा और बोला जाता है, ठीक उसी तरह जैसे हिंदी का ब्राह्मण उर्दू में ब्रह्मन हो गया है और ऋतु रुत हो गई है। मैं स्वीकार करता हूं कि उर्दू और हिंदी अपने अपने सिंहासन से उतरकर जब आम आदमी के बीच आती हैं तो उनमें फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। मेरी नीयत और कोशिश यही रही है कि इन दोनों भाषाओं को ज्यादा से ज्यादा करीब ला सकूं। इसीलिए ये गजलें उस भाषा में लिखी गई हैं जिसे मैं बोलता हूं। इसी मौजू में मैंने एक शेर लिखा था कि मेरे देखे हिंदी उर्दू का कुल इतना मसला है, मेरे देखे हिंदी उर्दू का कुल इतना मसला है, मैं जिसको हिंदी कहता हूं तू उसको उर्दू कहता है। तो बात सीधी साफ है कि उत्सव उस भाषा का जिसे मैं और आप बोलते हैं, और ये उत्सव है उन लेखकों और कवियों का जो मेरे और आपके मन की बात कहते हैं। पर जादू है कि वो असल में अपने मन को टटोलते हैं और हमारे मन को भी देखते हैं। असल में सारे लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं। ये सारे लोग एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो हमारे भवानी दादा ने दी थी। भवानी दादा श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी की मैं बात कर रहा हूं। वो कहते हैं, कलम अपनी साध और मन की बात बिल्कुल ठीक भर न हो तो कह, यह कि तेरी भर न हो तो कह, और बहते बने सादे ढंग से तू बह, जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। अंततः एक ही बात कि भारत की तमाम भाषाओं को एक दूसरे से खतरा नहीं है।
भाषाओं के एक दूसरे में मिलने से भी किसी को कोई खतरा नहीं है। खतरा तो एक ही है, जब हम अपनी जुबान बोलना बंद कर देते हैं, लिखना बंद कर देते हैं, पढ़ना बंद कर देते हैं और उसे गढ़ना बंद कर देते हैं। और ये खतरा सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी से है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये एक ही भाषा है जो जहां बोली जाती है और भाषाओं को हे या लोअर कास्ट कर देती है। ये सच है, माने आप। मुझे नहीं मालूम इसका वैश्विक हल क्या है, इसका ग्लोबल सॉल्यूशन क्या है, आई डोंट नो। पर मेरे और आपके स्तर पर जब तक हमारा इन भाषाओं को बोलना, लिखना, पढ़ना और इसमें साहित्य गढ़ना जारी है, इन्हें किसी बात से कोई खतरा नहीं। बहरहाल एक दुष्यंत की गजल पढ़ देते हैं कि इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, इस नदी की धार में ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। और एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, एक खंडहर के हृदय सी, एक जंगली फूल सी, आदमी की पीर गूंगी ही सही गाती तो है। एक चादर सांझ ने सारे शहर पर डाल दी, एक चादर सांझ ने सारे शहर पर डाल दी, ये अंधेरे की सड़क उस भोर तक जाती तो है। और निर्वचन मैदान में लेटी हुई है जो नदी, पत्थरों से ऊंट में जाके बतियाती तो है। और ये एक खास शेर मुझे बहुत पसंद है कि दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर, दुख नहीं कोई कि अब उपलब्धियों के नाम पर और कुछ हो या न हो, आकाश सी छाती तो है। बहरहाल आज पितृपक्ष समाप्ति पे है, तो उन सभी पुराने साहित्यकारों, लेखकों और कवियों को नमन जिन्होंने भाषाओं की इस विरासत को जीवित रखा, लड़ लड़ के जीवित रखा और हम तक पहुंचाया। मंचासीन कविगणों को धन्यवाद साहित्य की सेवा के लिए, और खास तौर पे उस मोड और मूड के लिए जिसमें उन्होंने कविताएं लिखी हैं। मिर्जा गालिब अपनी गजलों के लिए और शेरों के लिए जाने जाते हैं, पर उनका एक शेर है जो बहुत ही नटखट है, मैं पढ़ देता हूं साहब लोगों की शान में कि आशिक हूं पर माशूक फरेबी है मेरा काम। मतलब आप लोग देखिएगा, आशिक हूं पर माशूक फरेबी है मेरा काम, मजनू को बुरा कहती है लैला मेरे आगे। भारत पेट्रोलियम प्रबंधन को धन्यवाद, हिंदी पखवाड़ा का स्तर इस जगह तक लाने के लिए। आयोजना समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, अंकिता मैडम को, स्वीटी मैम को धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने सुचारू रूप से और सारे कार्यक्रमों को इतने अच्छे से कार्यान्वित किया। मानव संसाधन विभाग के हृदय को धन्यवाद, जिन्होंने अपने सारे द्वार खोल दिए इस कार्यक्रम को करने के लिए। धन्यवाद समीक्षा का इतने सुंदर मंच संचालन के लिए। धन्यवाद प्रेम प्रकाश गुप्ता जी का, जो इस मंथन के कच्छपावतार हैं, अंकिता धन्यवाद आप सभी का, जो इस सोच को यहाँ तक लाए कि हिंदी पखवाड़ा इस तरह से भी मनाया जा सकता है काम के बीच में। सभी विजेताओं को शुभकामनाओं के साथ कार्यक्रम समापन की घोषणा करते हैं और स्वल्पाहार बाहर उपलब्ध है, कृपया आनंद लें।